बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो आरएसएस जो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके उसे अखंड भारत का हिस्सा बनाने वाला था, उसने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया है और बीजेपी से ये कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करो, रिश्ते सुधारो। और बीजेपी ने भी बिना कुछ सवाल किए पाकिस्तान से सीक्रेटली बातचीत शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका के डर से आरएसएस ने अपनी आइडियोलॉजी ही बदल ली है। अमेरिका ने आरएसएस के ऊपर हंटर चलाया और अब उसे ये डर लग रहा है कि कहीं सैंक्शंस और बैन न लग जाएं। अगर बैन लग जाता है तो क्या होगा, ये भी हम आगे समझेंगे। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये जो नारंगी लकड़बग्घों की सेना है, जो किसी भी मुसलमान के घर पे पाकिस्तान को लेकर अगर एक स्टेटमेंट भी आ जाएगा तो वहाँ टिकट लेकर पहुँच जाते हैं, आज ये सारे कहाँ मर गए हैं। आरएसएस, बीजेपी और इनसे रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका मानना है कि जीत का और हिंदुओं को अपनी तरफ लेने का बस एक ही मंत्र है, MMP, मुसलमान, मुगल्स और पाकिस्तान। आप इनकी पूरी हिस्ट्री उठा लो, ये 3 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं बोल पाते। और अगर आप इनके वर्ड्स में से पाकिस्तान और मुसलमान निकाल दोगे तो ये 2 मिनट से ज़्यादा बोल ही नहीं पाएंगे। मिस्टर मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ हैं, उनका मानना था कि 15-20 साल में हम अखंड भारत बना लेंगे, यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लेगा। नरेंद्र मोदी हर इलेक्शंस की स्पीच से पहले पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ देते हैं, उसे सबक सिखा देते हैं। अजय बिस्ट ने तो एक बार सिंधी वापस ले लिया था और वहां पर हिंदुओं को बसाने का आश्वासन दे दिया था। अजय बिस्ट के सपने और निराले हैं। एक बार अजय बिस्ट ने यह भी कहा था कि तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा कर रखा है वो वापस ले लेंगे, यानी POK को आज़ाद करा लेंगे। इन्हें लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पाकिस्तान परस्त है और हिंदुस्तान का मुसलमान दिल से पाकिस्तानी है। ये बीजेपी का थिंकिंग मैकेनिज्म है। इससे ज़्यादा ये अपना दिमाग ग्रो ही नहीं कर पाए और इनका सपोर्टर अंधा पागल है। वो अपना खून पसीना सुखाकर भाजपा को दे चुका है, लेकिन भाजपा उसके साथ प्रैंक कर गई है। इनके सपोर्टर्स को ये लगता है कि हाथ पैर धोकर आरएसएस और बीजेपी पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं। वो पाकिस्तान को फुल ख़त्म करने के मोड में है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर आरएसएस और बीजेपी बातचीत कर रहे हैं। और ये बात आरएसएस के किसी मामूली आदमी की नहीं है कि उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन से बुलवा दिया हो या फिर अपने माउथ पीस से प्रिंट करवा दिया हो, उनके किसी मामूली से कार्यकर्ता ने बोल दिया हो। नहीं, ये बात कही है आरएसएस के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर होसाबले ने। होसाबले का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दोनों कंट्रीज़ को आपस में बातचीत करनी चाहिए। बातचीत का रास्ता भारत की सरकार को कभी बंद नहीं करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड और बिजनेस होते रहने चाहिए। भारत की सरकार को पाकिस्तान अगर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करे तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए और उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इसीलिए तो होते हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच में इस तरह के ऑफिशियल रिलेशंस को ख़त्म करना एक बेवकूफ़ी है। साथ में उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के लोगों को आपस में पीपल टू पीपल रिलेशंस बनाने चाहिए, यानी हम एक देश हैं, पाकिस्तानी एक दूसरे मुल्क में रहते हैं, हमें लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि कभी हम एक देश थे तो ये चीज़ें हमारे लिए आसान है। ये सारी बातें आरएसएस के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी ने कही हैं। मैं उस बात पर आऊँगा कि अगर ये बात किसी मुस्लिम लीडर या किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने कही होती तो इस पर कुछ नमूनों का क्या रिएक्शन होता, वो क्या क्या करने लगते। लेकिन अभी वो सारे अपने बिलों में घुसे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। उनकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका रीज़न बताता हूं कि आखिर आरएसएस ने ऐसा किया क्यों है। और उसके बाद आप जो आरएसएस के सपोर्टर्स हैं वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं पाकिस्तान के आगे आरएसएस ने घुटने तो नहीं टेक दिए और अब वो बीजेपी से भी घुटने टेकने को कह रही है। ये सब आज से 2-3 महीने पहले शुरू हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक रिपोर्ट आती है USCIRF की। इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया गया है कि आरएसएस एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी और सोसाइटी के अंदर आजकल जो कुछ हो रहा है, उनके घर तोड़ने से मस्जिदों तक, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आरएसएस ऑर्गेनाइज करा रहा है अपने तरीके से। इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार को आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। आरएसएस माइनॉरिटीज़ के लिए ख़तरा है। ये हिंदुस्तान के रिपब्लिक फैब्रिक, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ और हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म के लिए खतरा है। ये सारी बातें जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ने आरएसएस को कही, बीजेपी को बुरा लग गया। बीजेपी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सबसे पहले तो खुद उसने एक पार्टी के तौर पे इस बात की मजम्मत की कि यूनाइटेड स्टेट्स ने गलत स्टेप्स लिए। फिर उसने कांग्रेस पार्टी को भी टारगेट किया कि क्योंकि कांग्रेस ने डिमांड की थी कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए, उस डिमांड की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और इन रिपोर्ट्स में ये बातें ऐड की गई हैं।
साथ में उसने स्टेट ही लगा दी। फॉरेन मिनिस्ट्री भी आरएसएस की तरफ से जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया की गलत पिक्चर वेस्ट में या यूनाइटेड स्टेट्स में शो की जा रही है या फिर उनका डिसीजन गलत है। अब ये सुनने के बाद आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स अगर आरएसएस के ऊपर बैन लगा देता है तो क्या ही हो जाएगा। सबसे पहले आरएसएस एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन जाएगा। दुनिया इन्हें इंतहा पसंद की नज़रों से ऑफिशियली देखने लगेगी। यूनाइटेड स्टेट्स अगर इस तरह के सैंक्शंस लगाता है, आरएसएस को टारगेट करता है, तो वेस्ट के अंदर आरएसएस का खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने ग्लोबली एक जाल बिछा रखा है जहां पर ये आरएसएस को दुनिया भर के देशों में मजबूत कर रहे हैं। अब उन देशों में, उन शहरों में जहां पर आरएसएस मौजूद है, वहां की गवर्नमेंट्स इन्हें बैन करना शुरू करेंगी और अपने यहां ऑपरेट नहीं करने देंगी, जिसके बाद आरएसएस के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। यूके में लंदन, अमेरिका में न्यूयॉर्क, बेल्जियम में ब्रसेल्स और कनाडा में ओंटारियो, इन सारी जगहों में कहीं ना कहीं आरएसएस प्रेजेंट है या आरएसएस के ऑफिस तक मौजूद है और ये लोग वहां पर अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। लेकिन अब आगे ये होगा कि इन्हें एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरह देखा जाएगा और इनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। इंडियन गवर्नमेंट को भी ना चाहते हुए हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो बीजेपी की सरकार क्यों ना हो, इन्हें दिखावटी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इन्हें थोड़ा बहुत एक्शन लेना पड़ेगा। अब क्या ऐसी सिचुएशंस में आरएसएस बैन हो जाएगा या फिर आरएसएस खत्म हो जाएगा इस तरह के प्रेशर से? तो नहीं, इस वक्त आरएसएस का ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो लोग बीजेपी के लिए आइडियोलॉजिकल मेंटोर हैं, टीचर। ये जितने भी उल्टे सीधे काम बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ और दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ करती है, ये सारी चीज़ें आरएसएस ने ही उसको सिखाई हैं। उन्होंने पहले ट्रेनिंग दी है, इन्हें तैयार किया है और अब इन्हें आगे कर दिया है। फिर बीच में इन्हें सोफिस्टिकेटेड भी बनना है। हाँ, साउथ एशिया में अमन चाहिए, लोगों से बात करो, सब कुछ ठीक करो। लेकिन बीजेपी जो करती है उसके पीछे आरएसएस की एक बहुत पुरानी प्लानिंग है। आरएसएस 100 साल से ये सारी चीज़ें प्लान कर रहा है। कोई भी चीज़ अचानक से आपके साथ नहीं हो रही है। हाँ, सरकार बदलने के बाद आरएसएस को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर पड़ जाए तो, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ये डिमांड की है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कांग्रेस आते ही आरएसएस को बैन कर देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा बहुत हो सकता है ड्रामा करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आरएसएस वापस आएगा। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त उनके पास बैकिंग है, उसकी एक लंबी चौड़ी फॉलोइंग है, एक सोसाइटी के साथ उसका लिंक है, इसलिए अभी उन्हें ख़त्म कर देना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन नाम इनका पूरी दुनिया में ख़राब हो जाएगा। आज तक ही अपने आप को हिंदूज़ के साथ लिंक करते हुए आए थे कि हम हिंदूज़ की एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हम पूरे इंडिया के लिए काम करते हैं। और आज से 20, 25, 30 साल पहले इंडिया के मोस्टली लोगों की पूरी दुनिया में एक अच्छी खासी रेपुटेशन थी कि भाई ये लोग बड़े पीसफुल होते हैं। लेकिन अभी वो रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने मिट्टी में मिला दिया है। मिडिल ईस्ट में एक कम्युनिटी को एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे देखा जा रहा है और अब उस कम्युनिटी को जब आरएसएस के साथ लिंक किया जाएगा तो बैलेंस और ज़्यादा बिगड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ें अचानक से ऐसे सर्च क्यों पकड़ने लगी? क्योंकि आज तक तो ऐसा था नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था। यूनाइटेड स्टेट्स आरएसएस के पीछे पड़ा रहता हो, यूनाइटेड स्टेट्स हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनका हक दिलाने की कोशिश कर रहा हो एक अच्छे देश की तरह। इन सारी चीज़ों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अचानक से वो खड़ा हो गया है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि इसके पीछे एक देश की मेहनत है जो कि आरएसएस को टारगेट करके इंडिया को टारगेट करना चाहता है, वो है पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स में लॉबी का सिस्टम है। पाकिस्तान ने देखा कि इंडिया की दुखती रख क्या है, तो उन्हें मिला आरएसएस। बीजेपी का ओपन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये पूरा प्रोपेगेंडा, ये सारा मैकेनिज्म जब उसने देखा तो ये देखा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हम आराम से ह्यूमन राइट्स के नाम पर इस तरह की रिपोर्ट्स को बनवा सकते हैं। उसने लॉबिंग की और आसानी के साथ उसका ये सारा काम हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के कान भरने में, ये सब कुछ करने में पाकिस्तान का ही रोल है, जिसके बाद अमेरिका ने डिसीजन लिया है। अब इसका जवाब क्या होता? आरएसएस की अपनी एक आइडियोलॉजी है। आरएसएस ये कहता है कि हम पाकिस्तान को देश नहीं मानते, हम 10-12 साल में अखंड भारत बना देंगे, हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं साउथ एशिया पर कब्जा करके ये इतना बड़ा देश बनाने के लिए। तो ये बात अब यूनाइटेड स्टेट्स से बोल दो ना कि हम तो इसे देश तक नहीं मानते, हम तो इसके ऊपर कब्जा करने वाले हैं, इसकी बातों पर ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बीजेपी और आरएसएस की प्रॉब्लम यह है कि अपनी सारी स्कीम्स के बारे में सिर्फ हिंदुस्तान के 20% मुसलमानों को बताते हैं। अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपनी रैलीज में मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस को, मुसलमान लीडर्स को, इनको बोलकर ये बताएंगे हाँ भाई 15-20 साल में अब हम अखंड भारत बना देंगे, तो जाओ बना लो, हमने क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है।
यही बात अमेरिका से भी कह दो कि 10-15 सालों में तुम्हारा क्या प्लान है, वहां इतना डर क्यों लग रहा है। अच्छा, अमेरिकन्स ने पाकिस्तान के कहने पर जब इनके कान खींचे तब इन्हें अपने आप को एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड दिखाना पड़ा, सूट बूट वाला। इन्होंने कहा अच्छा अमेरिका में लॉबी सिस्टम है, हम भी लॉबिंग करेंगे। फिर ये अमेरिका में एक बड़ा अमाउंट लेकर गए, इन्होंने भिजवाया वहाँ पर $3,30,000 का अमाउंट, और उससे इन्होंने अमेरिका के अंदर एक फर्म हायर किया जिसके ज़रिए ये अपनी रेपुटेशन को अमेरिका की गवर्नमेंट सर्कल या कांग्रेस सर्कल के अंदर ठीक कर सकें या न्यूट्रल बना सकें, जिससे कि आरएसएस के ऊपर ये जो शिकंजा कसा जा रहा है ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जिस फर्म को इन्होंने हायर किया था उसके लिंक पाकिस्तान के साथ निकल गए। फिर कांग्रेस इनके पीछे पड़ गई, एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो इनके पीछे पड़ गए, कह रहे हैं ईडी का छापा पड़वाओ। आरएसएस ने लॉबिंग का प्लान कैसे बनाया था, क्या किया था, किन लोगों के जरिए वहां तक पहुंचे, जो भी था फेल हो गया। अच्छा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको ऐसा लगता है कि वो ठीक है। जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी आदमी को ये नहीं लगेगा वो ठीक है, वो अपने काम को सही से नहीं कर पाएगा। हो सकता है आरएसएस को भी लाख बुराइयां करने के बाद ऐसा लगता हो कि वो ठीक है और उसकी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आरएसएस के पास कोई आइडियोलॉजी है। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता कि पाकिस्तान खुद प्रोपेगेंडा करता आरएसएस के खिलाफ, तो आरएसएस उसके खिलाफ खड़े होकर अपने ओपिनियंस देता और लड़ाई करता। और अभी तो इनके स्टूडेंट्स हुकूमत में, मतलब अपनी ताकत के पीक पर आरएसएस ने सरेंडर किया। और मैं इसे सरेंडर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरएसएस ने गवर्नमेंट से सजेस्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बेहतर करो, डिप्लोमेटिक टाइज मत तोड़ो। तो सरकार अब इस पर काम करना शुरू कर चुकी है और सरकार पर्दे के पीछे से पाकिस्तान से बात करने लगी है। अब ये सारी बातें जानने के बाद अगर आरएसएस के सपोर्टर्स को अभी भी लगता है कि आरएसएस की कोई आइडियोलॉजी है, तो फिर ले लो चुल्लू भर पानी और देख लो अपना क्या करना है। क्योंकि इंडिया एज अ स्टेट पहलगाम इंसिडेंट्स के लिए पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल मानता है। अगर पाकिस्तान को सच में रिस्पॉन्सिबल मानते हो तो फिर इतनी जल्दी बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये फैला रहा है कि ये जो इंसिडेंट्स हुआ है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है या फिर इंडिया के सियासतदानों ने इसे खुद करवाया है। अब अगर पाकिस्तान का नैरेटिव ये है और तुम इधर से सरेंडर करके बात भी करने की बात कर रहे हो, इंटरनेशनली क्या मैसेज जाएगा? एक बार सोचो ज़रा। आप फर्ज करो कि अगर ये किसी मुसलमान लीडर ने बोला होता कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशंस होने चाहिए और हिंदुस्तान की सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, तो फिर इन लोगों का रिएक्शन क्या होता? हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी, शिवसेना, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस गंदी नाली के कीड़ों की तरह पूरे देश में फैलकर रेंगना चालू कर देती। ये टिकट खरीद लाते या फिर टिकट के पैसे ले आते आपके घर के सामने और वहीं पर चिल्ला रहे होते कि लो टिकट, पाकिस्तान चले जाओ। अगर पाकिस्तान से इतना ही ज़्यादा प्यार है तो आप यहाँ मत रहो, अब सीधे पाकिस्तान जाओ। मुसलमान कभी भी हिंदुस्तान का हो ही नहीं सकता। शिवसेना पहले कितना नाचती थी, अभी नहीं बनी एमएनएस, ये सारे कहाँ मर गए हैं? होसाबले के लिए एक टिकट ले आओ, लाहौर में उनके लिए प्लॉट खरीद दो, भेज दो उन्हें पाकिस्तान। आपको पूरे देश में कहीं पर भी कोई गहमा गहमी दिखाई दी? नहीं। इंसिडेंस हुआ, स्टेटमेंट दे दिया, इधर बातचीत भी हो गई, आपको कुछ मालूम ही नहीं है, ना इसके बारे में कहीं डिस्कशन या डिबेट हो रही है, बात ख़त्म। क्यों? क्योंकि बोलने वाला आदमी एक हिंदू था, बोलने वाला आदमी वो था जिसको ऐसा लगता है कि वो हिंदुओं का लीडर है। आरएसएस और ऐसी बहुत सी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगभग 100 सालों से हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरह अपने मज़हब के ऊपर पक्का बनना चाहती हैं। वो एक्टिंग कर रही हैं, सोच रही हैं कि किसी तरह हम इनके जैसे पक्के हो जाएं। इसीलिए वो बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन आज तक वो ऐसा कर नहीं पाए हैं, वो आज तक हिंदुस्तान के मुसलमानों जैसा बन नहीं पाए। और इसका मैं आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए बैन कर देता है क्योंकि हमारा इसराइल को लेकर एक पर्सपेक्टिव है, हम इसराइल को देश ही नहीं मानते क्योंकि उसने इल्लीगल कब्जा करके कंट्री को बनाया है और आज भी वो वहाँ के इंडिजीनियस लोगों के ऊपर अटैक करके उनको मार रहा है, इसलिए हम उसको कंट्री मानते ही नहीं है। अब अगर इसराइल हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की किसी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ फंडिंग करके उसको बैन करवा देता है, तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान इसको लेकर इसराइल को तस्लीम कर लेगा या उसकी तारीफ करने लगेगा? नहीं करेगा। और ये बात वो ऑर्गेनाइजेशंस भी जानती हैं जिनका मैंने अभी अभी नाम लिया, जो हमारी कम्युनिटी की नहीं है, किसी दूसरी कम्युनिटी की है, लेकिन वो भी ये बात समझते हैं कि हाँ ये टस से मस नहीं होने वाले। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स हिंदुस्तान की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को ईरान को सपोर्ट करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट बोले, क्योंकि हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ईरान को सपोर्ट किया है आंख बंद करके,
साथ में अगर यूनाइटेड स्टेट्स हमारे लोगों के ऊपर बैन लगाए, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री भी बैन कर दे, तो भी ये लोग कभी यूनाइटेड स्टेट्स की सिफारिश करने नहीं जाएंगे, जैसी आरएसएस अमेरिका की सिफारिश कर रहे हैं। जिस दिन बैन लगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों का रिएक्शन देखना, तुम्हें खुद पे शर्म आएगी। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि एक आइडियोलॉजी का क्या मतलब होता है और एक सोच का क्या मतलब होता है। फेक न्यूज़ से बचने के लिए अगर अभी तक आपने हमारी टीएमपी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, टीएमपी न्यूज़ ऐप सर्च करें और इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लें। सारी सर्विसेज कंप्लीटली फ्री हैं, लेकिन मैंने वॉलंटियर सब्सक्रिप्शन बनाया ताकि हम अपने काम को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल कर सकें। ये सब्सक्रिप्शंस आपको 1 महीने में 1 बार लेने होते हैं। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।